डिक्टेशन शुरू होगा 5 सेकंड बाद। महादेवी वर्मा, जन्म सन 1907, फर्रुखाबाद, उत्तर प्रदेश। प्रमुख रचनाएं: दीपशिखा, यामा, काव्य संग्रह, श्रृंखला की कड़ियाँ, आपदा, संकल्पिता, भारतीय संस्कृति के स्वर, निबंध संग्रह, अतीत के चलचित्र, स्मृति की रेखाएं, पथ के साथी, मेरा परिवार, संस्मरण रेखाचित्र। प्रथम पुरस्कार ज्ञानपीठ पुरस्कार, यामा संग्रह के लिए 1983 ईस्वी में उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान का भारत भारती पुरस्कार, पद्म भूषण 1956 ईस्वी, निधन सन 1987, इलाहाबाद। संसार के मानव समुदाय में वही भक्ति स्थान और सम्मान पा सकता है, वही जीवित कहा जा सकता है जिसके हृदय और मस्तिष्क ने समुचित विकास पाया हो और जो अपने व्यक्तित्व द्वारा मनुष्य समाज से रागात्मक के अतिरिक्त बौद्धिक संबंध भी स्थापित कर सकने में समर्थ हो। विराम पैरा। साहित्य सेवी और समाज सेवी दोनों रूपों में महादेवी वर्मा की प्रतिष्ठा रही है। विराम। महात्मा गांधी की दिखाई राह पर अपना जीवन समर्पित कर उन्होंने शिक्षा और समाज कल्याण के क्षेत्र में निरंतर कार्य किया। विराम। नारी समाज में शिक्षा प्रसार के उद्देश्य से उन्होंने प्रयाग महिला विद्यापीठ की स्थापना की। विराम। साहित्य जगत में महादेवी वर्मा की प्रतिष्ठा बहुमुखी प्रतिभा के रचनाकार के रूप में रही है। विराम। अगर कविता के क्षेत्र में वे छायावाद के 4 स्तंभों में से एक मानी जाती हैं, अन्य 3 हैं पंत, प्रसाद और निराला, तो अपने निबंधों और संस्मरणात्मक रेखाचित्रों के कारण एक अप्रतिम गद्यकार के रूप में उनकी चर्चा होती रही है। विराम। कविता और गद्य इन दोनों क्षेत्रों में उनकी प्रतिभा अलग अलग स्वभाव लेकर सक्रिय हुई दिखती है। विराम। कविताओं में वे अपनी आंतरिक वेदना और पीड़ा को व्यक्त करती हुई इस लोक से परे किसी और सत्ता की ओर अभिमुख दिखलाई पड़ती हैं, तो अपने गद्य में उनका गहरा सामाजिक सरोकार स्थान पाता है। विराम। उनकी श्रृंखला की कड़ियाँ 1942 ईस्वी उस समय की अद्वितीय रचना है, जो हिंदी में स्त्री विमर्श की भव्य प्रस्तावना है। विराम। उनके संस्मरणात्मक रेखाचित्र अपने आसपास के ऐसे चरित्रों और प्रसंगों को लेकर लिखे गए हैं जिनकी साधारणता हमारा ध्यान नहीं खींच पाती, लेकिन महादेवी जी की मर्मभेदी और करुणामयी दृष्टि उन चरित्रों की साधारणता में असाधारण तत्वों का संधान करती है। विराम। इस तरह समाज के शोषित पीड़ित तबके को उन्होंने अपनी गद्य रचनाओं में नायकत्व प्रदान किया है। विराम। उनके इस प्रयास ने हिंदी के साहित्यिक समाज पर ऐसा गहरा असर डाला कि संस्मरणात्मक रेखाचित्र की विधा के लिए शोषित पीड़ित आम जन को विषय वस्तु के रूप में मान्यता मिल गई है। विराम पैरा। भक्तिन महादेवी जी का प्रसिद्ध संस्मरणात्मक रेखाचित्र है जो स्मृति की रेखाएं में संकलित है। विराम। इसमें महादेवी जी ने अपनी सेविका भक्तिन के अतीत और वर्तमान का परिचय देते हुए उसके व्यक्तित्व का बहुत दिलचस्प खाका खींचा है। विराम। महादेवी के घर में काम शुरू करने से पहले उसने कैसे एक संघर्षशील स्वाभिमानी और कर्मठ जीवन जिया, कैसे पितृसत्तात्मक मान्यताओं और छल छद्म भरे समाज में अपने और अपनी बेटियों के हक की लड़ाई लड़ती रही और उसमें हार कर कैसे जिंदगी की राह पूरी तरह बदल लेने के निर्णय तक पहुंची। विराम। इसका अत्यंत संवेदनशील चित्रण इस पाठ में हुआ है। विराम।
इसके साथ भक्तिन महादेवी जी के जीवन में आकर छा जाने वाली एक ऐसी परिस्थिति के रूप में दिखलाई पड़ती है जिसके कारण लेखिका के व्यक्तित्व के कई अनछुए प्रच्छन्न आयाम उद्घाटित होते चले चलते हैं। विराम। इसी कारण अपने व्यक्तित्व का जरूरी अंश मानकर वे भक्तिन को खोना नहीं चाहती। विराम। समग्रतः इस पाठ को परिस्थितिवश अक्खड़ बनी पर महादेवी के प्रति अनमोल आत्मीयता से भरी भक्तिन के बहाने स्त्री अस्मिता की संघर्षपूर्ण आवाज के रूप में भी पढ़ा जाना चाहिए। विराम। पैरा। भक्तिन छोटे कद और दुबले शरीर वाली भक्तिन अपने पतले ओठों के कोनों में दृढ़ संकल्प और छोटी आंखों में एक विचित्र समझदारी लेकर जिस दिन पहले पहले मेरे पास आ उपस्थित हुई थी तब से आज तक एक युग का समय बीत चुका है। विराम। पर जब कोई जिज्ञासु उससे इस संबंध में प्रश्न कर बैठता है तब वह पलकों को आधी पुतलियों तक गिराकर और चिंतन की मुद्रा में ठुड्डी को कुछ ऊपर उठाकर विश्वास भरे कंठ से उत्तर देती है, तुम पचई का बताई, यही 50 बरिस से संग रहित है। विराम। इस हिसाब से मैं 75 की ठहरती हूँ और वह 100 वर्ष की आयु भी पार कर जाती है। इसका भक्तिन को पता नहीं। विराम। पता हो भी तो संभवतः वह मेरे साथ बीते हुए समय में रत्ती भर भी कम न करना चाहेगी। विराम। मुझे तो विश्वास होता जा रहा है कि कुछ वर्ष और बीत जाने पर वह मेरे साथ रहने के समय को खींचकर 100 वर्ष तक पहुंचा देगी, चाहे उसके हिसाब से मुझे 150 वर्ष की असंभव आयु का भार क्यों न ढोना पड़े। विराम। पैरा। सेवक धर्म में हनुमान जी से स्पर्धा करने वाली भक्तिन किसी अंजना की पुत्री न होकर एक अनामधन्या गोपालिका की कन्या है। नाम है लक्ष्मीन अर्थात लक्ष्मी। विराम। पर जैसे मेरे नाम की विशालता मेरे लिए दुर्वह है वैसे ही लक्ष्मी की समृद्धि भक्तिन के कपाल की कुंचित रेखाओं में नहीं बंध सकी। विराम। वैसे तो जीवन में प्रायः सभी को अपने अपने नाम का विरोधाभास लेकर जीना पड़ता है, पर भक्तिन बहुत समझदार है क्योंकि वह अपना समृद्धि सूचक नाम किसी को बताती नहीं। विराम। केवल जब नौकरी की खोज में आई थी तब ईमानदारी का परिचय देने के लिए उसने शेष इतिवृत्त के साथ यह भी बता दिया, पर इस प्रार्थना के साथ कि मैं कभी नाम का उपयोग न करूं। विराम। उपनाम रखने की प्रतिभा होती तो मैं सबसे पहले उसका प्रयोग अपने ऊपर करती। इस तथ्य को वह देहातीन क्या जाने। इसी से जब मैंने कंठी माला देखकर उसका नया नामकरण किया तब वह भक्तिन जैसे कवित्वहीन नाम को पाकर भी गदगद हो उठी। विराम। पैरा। भक्तिन के जीवन का इतिवृत्त बिना जाने हुए उसके स्वभाव को पूर्णतः क्या अंशतः समझना भी कठिन होगा। विराम। वह ऐतिहासिक झूसी में गांव प्रसिद्ध एक सुरमा की इकलौती बेटी ही नहीं विमाता की किंवदंती बन जाने वाली ममता की छाया में भी पली है। विराम। 5 वर्ष की वय में उसे हंडिया ग्राम के एक संपन्न गोपालक की सबसे छोटी पुत्रवधू बनाकर पिता ने शास्त्र से 2 पग आगे रहने की ख्याति कमाई और 9 वर्षीय युवती का गौना देकर विमाता ने बिना मांगे पराया धन लौटाने वाले महाजन का पुण्य लूटा। विराम। पैरा। पिता का उस पर अगाध प्रेम होने के कारण स्वभावतः ईर्ष्यालु और संपत्ति की रक्षा में सतर्क विमाता ने उनके मरणांतक रोग का समाचार तब भेजा जब वह मृत्यु की सूचना भी बन चुका था। विराम।
रोने पीटने के अपशकुन से बचने के लिए सास ने भी उसे कुछ न बताया विराम। बहुत दिन से नहर नहीं गई, सो जाकर देख आवे, यही कहकर और पहना उड़ाकर सास ने उसे विदा कर दिया विराम। इस अप्रत्याशित अनुग्रह ने उसके पैरों में जो पंख लगा दिए थे वे गांव की सीमा में पहुंचते ही जड़ गए विराम। हाय लक्ष्मण अब आई कि अस्पष्ट पुनरावृत्तियां और स्पष्ट सहानुभूतिपूर्ण दृष्टियां उसे घर तक ठेल ले गई विराम। पर वहां न पिता का चिन्ह शेष था, न विमाता के व्यवहार में शिष्टाचार का लेश था विराम। दुख से शिथिल और अपमान से जलती हुई वह उस घर में पानी भी बिना पिए उल्टे पैरों ससुराल लौट पड़ी विराम। सास को खरी खोटी सुनाकर उसने विमाता पर आया हुआ क्रोध शांत किया और पति के ऊपर गहने फेंक फेंक कर उसने पिता के चिर विछोह की मर्म व्यथा व्यक्त की विराम। पैरा जीवन के दूसरे परिच्छेद में भी सुख की अपेक्षा दुख ही अधिक है विराम। जब उसने गेहूं रंग और बटिया जैसे मुख वाली पहली कन्या के 2 संस्करण और कर डाले, तब सास और जिठानियों ने ओठ बिचकाकर उपेक्षा प्रकट की विराम। उचित भी था, क्योंकि सास 3-3 कमाऊ वीरों की विधात्री बनकर मचिया के ऊपर विराजमान पुरखिन के पद पर अभिषिक्त हो चुकी थी और दोनों जिठानियां काक भुषंडी जैसे काले लालों की क्रमबद्ध सृष्टि करके इस पद के लिए उम्मीदवार थीं विराम। छोटी बहू के लीक छोड़कर चलने के कारण उसे दंड मिलना आवश्यक हो गया विराम। पैरा जिठानियां बैठकर लोक चर्चा करती और उनके कलूटे लड़के धूल उड़ाते। वह मट्ठा फेरती, कूटती, पीसती, रांधती और उसकी नन्ही लड़कियां गोबर उठाती, कंडे पाथती विराम। जिठानियां अपने भात पर सफ़ेद राब रखकर गाढ़ा दूध डालती और अपने लड़कों को औटते हुए दूध पर से मलाई उतारकर खिलाती विराम। वह काले गुड़ की डली के साथ कठौती में मट्ठा पाती और उसकी लड़कियां चने बाजरे की गुगरी चबाती विराम। पैरा इस दंड विधान के भीतर कोई ऐसी धारा नहीं थी जिसके अनुसार खोटे सिक्कों की टकसाल जैसी पत्नी से पति को विरक्त किया जा सकता विराम। सारी चुगली चबाई की परिणति उसके पत्नी प्रेम को बढ़ाकर ही होती विराम। जिठानियां बात बात पर धमाधम पीटी कूटी जाती, पर उसके पति ने उसे कभी उंगली भी नहीं छुआई विराम। वह बड़े बाप की बड़ी बात वाली बेटी को पहचानता था विराम। इसके अतिरिक्त परिश्रमी, तेजस्विनी और पति के प्रति रोम रोम से सच्ची पत्नी को वह चाहता भी बहुत रहा होगा, क्योंकि उसके प्रेम के बल पर ही पत्नी ने अलगोजा करके सबको अंगूठा दिखा दिया विराम। काम वही करती थी, इसलिए गाय भैंस, खेत खलियान, अमराई के पेड़ आदि के संबंध में उसी का ज्ञान बहुत बड़ा चढ़ा था विराम। उसने छांट छांट कर ऊपर से असंतोष की मुद्रा के साथ और भीतर से पुलकित होते हुए जो कुछ लिया वह सबसे अच्छा भी रहा। साथ ही परिश्रमी दंपत्ति के निरंतर प्रयास से उसका सोना बन जाना भी स्वाभाविक हो गया विराम। पैरा धूमधाम से बड़ी लड़की का विवाह करने के उपरांत पति ने घरौंदे से खेलती हुई 2 कन्याओं और कच्ची गृहस्थी का भार 29 वर्ष की पत्नी पर छोड़कर संसार से विदा ली विराम। जब वह मरा तब उसकी अवस्था 36 वर्ष से कुछ ही अधिक रही होगी, पर पत्नी आज उसे बुढ़ऊ कहकर स्मरण करती है विराम। भक्तिन सोचती है कि जब वह बूढ़ी हो गई
तब क्या परमात्मा के यहाँ वे भी न बूढ़ा गए होंगे। अतः उन्हें बुढ़ऊ न कहना उनका घोर अपमान है। विराम पैरा। हाँ तो भक्तिन के हरे भरे खेत, मोटी ताजी गाय भैंस और फलों से लदे पेड़ देखकर जेठ जिठौते के मुंह में पानी भर जाना आना ही स्वाभाविक था। विराम। इन सब की प्राप्ति तो तभी संभव थी जब बयू दूसरा घर कर लेती, पर जन्म से खोटी भक्तिन इनके चकमे में आई ही नहीं। विराम। उसने क्रोध से पांव पटक पटक कर आंगन को कंपायमान करते हुए कहा, हम कुकुरी बिलारी न होए, हमार मन पुसाई तो हम दूसरा के जाब नाही, त तुम्हार पचे की छाती पे हो रहा भुंजब और राज करब समुझे रहो। विराम पैरा। उसने ससुर अजिया ससुर और जाने कई पीढ़ियों के ससुर गणों की उपार्जित जगह जमीन में से सुई की नोक बराबर भी देने की उदारता नहीं दिखाई। विराम। इसके अतिरिक्त गुरु से कान फुकवा, कंठी बांध और पति के नाम पर घी से चिकने केशों को समर्पित कर अपने कभी न टलने की घोषणा कर दी। विराम। भविष्य में भी संपत्ति सुरक्षित रखने के लिए उसने छोटी लड़कियों के हाथ पीले कर उन्हें ससुराल पहुंचाया और पति के चुने हुए बड़े दामाद को घर जमाई बनाकर रखा। विराम। इस प्रकार उसके जीवन का तीसरा परिच्छेद आरंभ हुआ। विराम पैरा। भक्तिन का दुर्भाग्य भी उससे कम हटी नहीं था। इसी से किशोरी से युवती होते ही बड़ी लड़की भी विधवा हो गई। विराम। बय्यू से पार न पा सकने वाले जेठों और काकी को परास्त करने के लिए कटिबद्ध जिठौतों ने आशा की एक किरण देख पाई। विराम। विधवा बहन के गठबंधन के लिए बड़ा जिठौत अपने तीतर लड़ाने वाले साले को बुला लाया, क्योंकि उसका हो जाने पर सब कुछ उन्हीं के अधिकार में रहता। विराम। भक्तिन की लड़की भी माँ से कम समझदार नहीं थी, इसी से उसने वर को नापसंद कर दिया। विराम। बाहर के बहनोई का आना चचेरे भाइयों के लिए सुविधाजनक नहीं था, अतः यह प्रस्ताव जहाँ का तहाँ रह गया। विराम। तब वे दोनों माँ बेटी खूब मन लगाकर अपनी संपत्ति की देखभाल करने लगीं और मान न मान मैं तेरा मेहमान की कहावत चरितार्थ करने वाले वर के समर्थक उसे किसी न किसी प्रकार पति की पदवी पर अभिषिक्त करने का उपाय सोचने लगे। विराम पैरा। एक दिन माँ की अनुपस्थिति में वर महाशय ने बेटी की कोठरी में घुसकर भीतर से द्वार बंद कर लिया और उसके समर्थक गांव वालों को बुलाने लगे। विराम। युवती ने जब इस डकैत वर की मरम्मत कर कुंडी खोली, तब पंच बेचारे समस्या में पड़ गए। विराम। तीतरबाज युवक कहता था, वह निमंत्रण पाकर भीतर गया और युवती उसके मुख पर अपनी 5 उंगलियों के उभार में इस निमंत्रण के अक्षर पढ़ने का अनुरोध करती थी। विराम। अंत में दूध का दूध पानी का पानी करने के लिए पंचायत बैठी और सबने सिर हिला हिलाकर इस समस्या का मूल कारण कलयुग को स्वीकार किया। विराम। अपीलहीन फैसला हुआ कि चाहे उन दोनों में एक सच्चा हो, चाहे दोनों झूठे, पर जब वे एक कोठरी से निकले तब उनका पति पत्नी के रूप में रहना ही कलयुग के दोष का परिमार्जन कर सकता है। विराम। अपमानित बालिका ने ओठ काट कर लहू निकाल लिया और माँ ने आग्नेय नेत्रों से गले पड़े दामाद को देखा। विराम। संबंध कुछ सुखकर नहीं हुआ, क्योंकि दामाद अब निश्चिंत होकर तीतर लड़ाता था और बेटी विवश क्रोध से जलती रहती थी। विराम। इतने यत्न से संभाले हुए गाय ढोर खेती बाड़ी
जब पारिवारिक द्वेष में ऐसे जुलस गए कि लगान अदा करना भी भारी हो गया। सुख से रहने की कौन कहे विराम। अंत में एक बार लगान न पहुंचने पर जमींदार ने भक्तिन को बुलाकर दिन भर कड़ी धूप में खड़ा रखा विराम। यह अपमान तो उसकी कर्मठता में सबसे बड़ा कलंक बन गया। अतः दूसरे ही दिन भक्तिन कमाई के विचार से शहर आ पहुंची विराम। पैरा घुटी हुई चांद को मोटी मैली धोती से ढांके और मानो सब प्रकार की आहट सुनने के लिए कान कपड़े से बाहर निकाले हुए भक्तिन जब मेरे यहाँ सेवक धर्म में दीक्षित हुई, तब उसके जीवन के चौथे और संभवतः अंतिम परिच्छेद का जो अथ हुआ, उसकी इति अभी दूर है विराम। पैरा भक्तिन की वेशभूषा में गृहस्थ और वैरागी का सम्मिश्रण देखकर मैंने शंका से प्रश्न किया, क्या तुम खाना बनाना जानती हो? उत्तर में उसने ऊपर के ओठ को सिकोड़ और नीचे के अधर को कुछ बढ़ाकर आश्वासन की मुद्रा के साथ कहा कि कौन बड़ी बात आए, रोटी बनाए जानित है, दाल रांध लेइत है, साग भाजी छौक सकित है, और बाकी का रहा। पैरा दूसरे दिन तड़के ही सिर पर कई लोटे औंधा कर उसने मेरी धुली धोती जल के छींटों से पवित्र कर पहनी और पूर्व के अंधकार और मेरी दीवार से फूटते हुए सूर्य और पीपल का 2 लोटे जल से अभिनंदन किया विराम। 2 मिनट नाक दबाकर जप करने के उपरांत जब वह कोयले की मोटी रेखा से अपने साम्राज्य की सीमा निश्चित कर चौके में प्रतिष्ठित हुई, तब मैंने समझ लिया कि इस सेवक का 7 टेढ़ी खीर है विराम। अपने भोजन के संबंध में नितांत वीतराग होने पर भी मैं पाक विद्या के लिए परिवार में प्रख्यात हूँ और कोई भी पाक कुशल दूसरे के काम में नुक्ताचीनी बिना किए रह नहीं सकता विराम। पर जब छूत पाक पर प्राण देने वाले व्यक्तियों का बात बात पर भूखा मरना स्मरण हो आया और भक्तिन की शंकाकुल दृष्टि में छिपे हुए निषेध का अनुभव किया, तब कोयले की रेखा मेरे लिए लक्ष्मण के धनुष से खींची हुई रेखा के सामने दुर्लभ हो उठी विराम। निरुपाय अपने कमरे में बिछौने में पड़कर नाक के ऊपर खुली हुई पुस्तक स्थापित कर मैं चौके में पीढ़े पर आसीन अनधिकारी को भूलने का प्रयास करने लगी विराम। पैरा भोजन के समय जब मैंने अपनी निश्चित सीमा के भीतर निर्दिष्ट स्थान ग्रहण कर लिया, तब भक्तिन ने प्रसन्नता से लबालब दृष्टि और आत्मतुष्टि से आप्लावित मुस्कुराहट के साथ मेरी फूल की थाली में 1 अंगुल मोटी और गहरी काली चित्तीदार 4 रोटियां रखकर उसे टेढ़ी कर गाढ़ी दाल परोस दी विराम। पर जब उसके उत्साह पर तुषारपात करते हुए मैंने रुआसे भाव से देख कहा, यह क्या बनाया है, तब वह हतबुद्धि हो रही विराम। पैरा रोटियां अच्छी सेकने के प्रयास में कुछ अधिक खरी हो गई हैं, पर अच्छी हैं। तरकारियां थी, पर जब दाल बनी है तब उनका क्या काम, शाम को दाल न बनाकर तरकारी बना दी जाएगी विराम। दूध की मुझे अच्छा नहीं लगता, नहीं तो सब ठीक हो जाता विराम। अब न हो तो अमचूर और लाल मिर्च की चटनी पीस ली जावे विराम। उससे भी काम न चले तो वह गांव से लाई हुई गठरी में से थोड़ा सा गुड़ दे देगी विराम। और शहर के लोग क्या कलाबत्तू खाते हैं, फिर वह कुछ अनाड़िन या फूहड़ नहीं विराम। उसके ससुर, पितिया ससुर, अजिया सास आदि ने उसकी पाक कुशलता के लिए
न जाने कितने मौखिक प्रमाण पत्र दे डाले हैं। विराम पैरा। भक्तिन के इस सार गर्भित लेक्चर का प्रभाव यह हुआ कि मैं मीठे से विरक्ति के कारण, बिना गुड़ के और घी से अरुचि के कारण, रूखी दाल से एक मोटी रोटी खाकर बहुत ठाठ से यूनिवर्सिटी पहुंची और न्याय सूत्र पढ़ते पढ़ते शहर और देहात के जीवन के इस अंतर पर विचार करती रही। विराम पैरा। अलग भोजन की व्यवस्था करनी पड़ी थी अपने गिरते हुए स्वास्थ्य और परिवार वालों की चिंता निवारण के लिए, पर प्रबंध ऐसा हो गया कि उपचार का प्रश्न ही खो गया। विराम। इस देहाती वृद्धा ने जीवन की सरलता के प्रति मुझे इतना जागृत कर दिया था कि मैं अपनी असुविधाएं छिपाने लगी। सुविधाओं की चिंता करना तो दूर की बात। विराम पैरा। इसके अतिरिक्त भक्तिन का स्वभाव ही ऐसा बन चुका है कि वह दूसरों को अपने मन के अनुसार बना लेना चाहती है, पर अपने संबंध में किसी प्रकार के परिवर्तन की कल्पना तक उसके लिए संभव नहीं। विराम। इसी से आज मैं अधिक देहाती हूँ, पर उसे शहर की हवा नहीं लग पाई। विराम। मकई का रात को बना दलिया सवेरे मट्ठे से सौंधा लगता है। विराम। बाजरे के तिल लगाकर बनाए हुए पुए गरम कम अच्छे लगते हैं। विराम। ज्वार के भुने हुए भुट्टे के हर दानों की खिचड़ी स्वादिष्ट होती है। विराम। सफ़ेद महुए की लपसी संसार भर के हलवे को लजा सकती है आदि वह मुझे क्रियात्मक रूप से सिखाती रहती है, पर यहाँ का रसगुल्ला तक भक्तिन के पोपले मुंह में प्रवेश करने का सौभाग्य नहीं प्राप्त कर सका। विराम। मेरे रात दिन नाराज होने पर भी उसने साफ धोती पहनना नहीं सीखा, पर मेरे स्वयं धोकर फैलाए हुए कपड़ों को भी वह तह करने के बहाने सिलवटों से भर देती है। विराम। मुझे उसने अपनी भाषा की अनेक दंत कथाएं कंठस्थ करा दी हैं, पर पुकारने पर वह आए के स्थान में जी कहने का शिष्टाचार भी नहीं सीख सकती। विराम पैरा। भक्तिन अच्छी है यह कहना कठिन होगा, क्योंकि उसमें दुर्गुणों का अभाव नहीं। विराम। वह सत्यवादी हरिश्चंद्र नहीं बन सकती, पर नरों व कुंजरों व कहने में भी विश्वास नहीं करती। विराम। मेरे इधर उधर पड़े पैसे रुपये भंडार घर की किसी मटकी में कैसे अंतर्हित हो जाते हैं, यह रहस्य भी भक्तिन जानती है। विराम। पर उस संबंध में किसी के संकेत करते ही वह उसे शास्त्रार्थ के लिए चुनौती दे डालती है, जिसको स्वीकार कर लेना किसी तर्क शिरोमणि के लिए संभव नहीं। विराम। यह उसका अपना घर ठहरा पैसा रुपया जो इधर उधर पड़ा देखा संभाल कर रख लिया। विराम। यह क्या चोरी है। उसके जीवन का परम कर्तव्य मुझे प्रसन्न रखना है। जिस बात से मुझे क्रोध आ सकता है उसे बदल कर इधर उधर करके बताना क्या झूठ है। विराम। इतनी चोरी और इतना झूठ तो धर्मराज महाराज भी होगा, नहीं तो वे भगवान जी को कैसे प्रसन्न रख सकते और संसार को कैसे चला सकते। पैरा। शास्त्र का प्रश्न भी भक्तिन अपनी सुविधा के अनुसार सुलझा लेती है। विराम। मुझे स्त्रियों का सिर घुटाना अच्छा नहीं लगता, अतः मैंने भक्तिन को रोका। विराम। उसने अकुंठित भाव से उत्तर दिया कि शास्त्र में लिखा है। विराम। कुतूहलवश में पूछ ही बैठी क्या लिखा है। तुरंत उत्तर मिला, तीरथ गए मुंडाए सिद्ध। विराम। कौन से शास्त्र का यह रहस्यमय सूत्र है, यह जान लेना मेरे लिए संभव ही नहीं था। विराम। अतः मैं हार कर मौन हो रही और भक्तिन का चूड़ा कर्म हर बृहस्पतिवार को एक दरिद्र नापित के गंगाजल से धुले उस्तरे द्वारा यथाविधि निष्पन्न होता रहा। विराम पैरा। पर वह मूर्ख है या विद्या बुद्धि का महत्व नहीं जानती,
यह कहना असत्य कहना है विराम। अपने विद्या के अभाव को वह मेरी पढ़ाई लिखाई पर अभिमान करके भर लेती है विराम। एक बार जब मैंने सब काम करने वालों से अंगूठे के निशान के स्थान में हस्ताक्षर लेने का नियम बनाया, तब भक्तिन बड़े कष्ट में पड़ गई, क्योंकि एक तो उससे पढ़ने की मुसीबत नहीं उठाई जा सकती थी, दूसरे सब गाड़ीवान दाइयों के साथ बैठकर पढ़ना उसकी वयोवृद्धता का अपमान था विराम। अतः उसने कहना आरंभ किया, हमारी मलकिन तो रात दिन कितबयन माँ गड़ी रहती हैं विराम। अब हमहू पढ़े लागब तो घर गृहस्थी कौन देखी सुनी विराम पैरा। पढ़ाने वाले और पढ़ने वाले दोनों पर इस तर्क का ऐसा प्रभाव पड़ा कि भक्तिन इंस्पेक्टर के समान क्लास में घूम घूम कर किसी के आ ई की बनावट, किसी के हाथ की मंथरता, किसी की बुद्धि की मंदता पर टीका टिप्पणी करने का अधिकार पा गई विराम। उसे तो अंगूठा निशानी देकर वेतन लेना नहीं होता, इसी से बिना पढ़े ही वह पढ़ने वालों की गुरु बन बैठी विराम। वह अपने तर्क ही नहीं, तर्कहीनता के लिए भी प्रमाण खोज लेने में पटु है विराम। अपने आप को महत्व देने के लिए ही वह अपनी मालकिन को असाधारणता देना चाहती है, पर इसके लिए भी प्रमाण की खोज ढूंढ आवश्यक हो उठती है विराम पैरा। जब एक बार मैं उत्तर पुस्तकों और चित्रों को लेकर व्यस्त थी, तब भक्तिन सबसे कहती, घूमी ऊ बिचरी औ तो रात दिन काम माँ झुकी रहती है, और तुम पचे घूमती फिरती हो, चलो तनिक हाथ बटाए लेऊ। सब जानते थे कि ऐसे कामों में हाथ नहीं बटाया जा सकता, अतः उन्होंने अपनी असमर्थता प्रकट कर भक्तिन से पिंड छुड़ाया विराम। बस इसी प्रमाण के आधार पर उसकी सब अतिशयोक्तियाँ अमरबेल सी फैलने लगी। उसकी मालकिन जैसा काम कोई जानता ही नहीं, इसी से तो बुलाने पर भी कोई हाथ बटाने की हिम्मत नहीं करता विराम पैरा। पर वह स्वयं कोई सहायता नहीं दे सकती, इसे मानना अपनी हीनता स्वीकार करना है। इसी से वह द्वार पर बैठकर बार बार कुछ काम बताने का आग्रह करती विराम। कभी उत्तर पुस्तकों को बांधकर, कभी अधूरे चित्र को कोने में रखकर, कभी रंग की प्याली धोकर और कभी चटाई को आंचल से झाड़कर वह जैसी सहायता पहुंचाती है, उससे भक्तिन का अन्य व्यक्तियों से अधिक बुद्धिमान होना प्रमाणित हो जाता है विराम। वह जानती है कि जब दूसरे मेरा हाथ बटाने की कल्पना तक नहीं कर सकते, तब वह सहायता की इच्छा को क्रियात्मक रूप देती है। इसी से मेरी किसी पुस्तक के प्रकाशित होने पर उसके मुख पर प्रसन्नता की आभा वैसे ही उद्भासित हो उठती है, जैसे स्विच दबाने से बल्ब में छिपा आलोक विराम। वह सूने में उसे बार बार छूकर, आंखों के निकट ले जाकर और सब और घुमा फिराकर मानो अपनी सहायता का अंश खोजती है, और उसकी दृष्टि में व्यक्त आत्मघोष कहता है कि उसे निराश नहीं होना पड़ता विराम। यह स्वाभाविक भी है विराम। किसी चित्र को पूरा करने में व्यस्त मैं जब बार बार कहने पर भी भोजन के लिए नहीं उठती, तब वह कभी दही का शरबत, कभी तुलसी की चाय वहीं देकर भूख का कष्ट नहीं सहने देती विराम पैरा। दिन भर के कार्य भार से छुट्टी पाकर जब मैं कोई लेख समाप्त करने या भाव को छंदबद्ध करने बैठती हूँ, तब छात्रावास की रोशनी बुझ चुकती है। मेरी हिरनी सोना तख्त के पैताने फर्श पर बैठकर पागुर करना बंद कर देती है। कुत्ता बसंत छोटी मचिया पर पंजों में मुख रखकर आंखें मूंद लेता है, और बिल्ली गोदुली मेरे तकिए पर सिकुड़कर सो रहती है विराम पैरा।
पर मुझे रात की निस्तब्धता में अकेली न छोड़ने के विचार से कोने में दरी के आसन पर बैठकर बिजली की चकाचौंध से आंखें मिचमिचाती हुई भक्तिन प्रशांत भाव से जागरण करती है। विराम। वह ऊँघती भी नहीं, क्योंकि मेरे सिर उठाते ही उसकी धुंधली दृष्टि मेरी आंखों का अनुसरण करने लगती है। विराम। यदि मैं सिरहाने रखे रैक की ओर देखती हूँ तो वह उठकर आवश्यक पुस्तक का रंग पूछती है। यदि मैं कलम रख देती हूँ तो वह स्याही उठा लाती है, और यदि मैं कागज एक और सरका देती हूँ तो वह दूसरी फाइल टटोलती है। विराम पैरा। बहुत रात गए सोने पर भी मैं जल्दी ही उठती हूँ, और भक्तिन को तो मुझसे भी पहले जागना पड़ता है। सोना उछल कूद के लिए बाहर जाने को आकुल रहती है। बसंत नित्य कर्म के लिए दरवाज़ा खुलवाना चाहता है, और गोधुली चिड़ियों की चहचहाट में शिकार का आमंत्रण सुन लेती है। विराम पैरा। मेरे भ्रमण की भी एकांत साथिन भक्तिन ही रही है। विराम। बद्री केदार आदि के ऊंचे नीचे और तंग पहाड़ी रास्ते में जैसे वह हट करके मेरे आगे चलती रही है, वैसे ही गांव की धूल भरी पगडंडी पर मेरे पीछे रहना नहीं भूलती। विराम। किसी भी समय कहीं भी जाने के लिए प्रस्तुत होते ही मैं भक्तिन को छाया के समान साथ पाती हूँ। विराम पैरा। युद्ध को देश की सीमा में बढ़ते देख जब लोग आतंकित हो उठे, तब भक्तिन के बेटी दामाद उसके नाती को लेकर बुलाने आ पहुँचे, पर बहुत समझाने बुझाने पर भी वह उनके साथ नहीं जा सकी। विराम। सबको वह देख आती है, रुपया भेज देती है, पर उनके साथ रहने के लिए मेरा साथ छोड़ना आवश्यक है, जो संभवतः भक्तिन को जीवन के अंत तक स्वीकार न होगा। विराम पैरा। जब गत वर्ष युद्ध के भूत ने वीरता के स्थान में पलायन वृत्ति जगा दी थी, तब भक्तिन पहली ही बार सेवक की विनीत मुद्रा के साथ मुझसे गांव चलने का अनुरोध करने लग आई। विराम। वह लकड़ी रखने के मचान पर अपनी नई धोती बिछाकर मेरे कपड़े रख देगी, दीवाल में कीले गाड़ कर और उन पर तख्ते रख कर मेरी किताबें सजा देगी, धान के पुआल का गोंदरा बनवाकर और उस पर अपना कंबल बिछाकर वह मेरे सोने का प्रबंध करेगी। विराम। मेरे रंग स्याही आदि को नई हंडियों में संजोकर रख देगी, और कागज पत्रों को छींके में यथाविधि एकत्र कर देगी। विराम पेरा। मेरे पास वहाँ जाकर रहने के लिए रुपया नहीं है, यह मैंने भक्तिन के प्रस्ताव को अवकाश न देने के लिए कहा था, पर उसके परिणाम ने मुझे विस्मित कर दिया। विराम। भक्तिन ने परम रहस्य का उद्घाटन करने की मुद्रा बनाकर और पोपला मुंह मेरे कान के पास लाकर हौले हौले बताया कि उसके पास 5 बीसी और 5 रुपया गड़ा रखा है। विराम। उसी से वह सब प्रबंध कर लेगी। विराम। फिर लड़ाई तो कुछ अमरौती खाकर आई नहीं है। विराम। जब सब ठीक हो जाएगा तब यहीं लौट आएंगे। विराम। भक्तिन की कंजूसी के प्राण पूंजीभूत होते होते पर्वताकार बन चुके थे, परंतु इस उदारता के डायनामाइट ने क्षण भर में उन्हें उड़ा दिया। विराम। इतने थोड़े रुपए का कोई महत्व नहीं, परंतु रुपए के प्रति भक्तिन का अनुराग इतना प्रख्यात हो चुका है कि मेरे लिए उसका परित्याग मेरे महत्व की सीमा तक पहुंचा देता है। विराम पैरा। भक्तिन और मेरे बीच में सेवक स्वामी का संबंध है, यह कहना कठिन है, क्योंकि ऐसा कोई स्वामी नहीं हो सकता जो इच्छा होने पर भी सेवक को अपनी सेवा से हटा न सके, और ऐसा कोई सेवक भी नहीं सुना गया जो स्वामी के चले जाने का आदेश पाकर अवज्ञा से हंस दे। विराम।
भक्तिन को नौकर कहना उतना ही असंगत है जितना अपने घर में बारी बारी से आने जाने वाले अंधेरे उजाले और आंगन में फूलने वाले गुलाब और आम को सेवक मानना। विराम। वे जिस प्रकार एक अस्तित्व रखते हैं जिसे सार्थकता देने के लिए ही हमें सुख दुख देते हैं, उसी प्रकार भक्तिन का स्वतंत्र व्यक्तित्व अपने विकास के परिचय के लिए ही मेरे जीवन को घेरे हुए हैं। संपूर्ण विराम। पैरा। परिवार और परिस्थितियों के कारण स्वभाव में जो विषमताएं उत्पन्न हो गई हैं, उनके भीतर से एक स्नेह और सहानुभूति की आभा फूटती रहती है। इसी से उसके संपर्क में आने वाले व्यक्ति उसमें जीवन की सहज मार्मिकता ही पाते हैं। विराम। छात्रावास की बालिकाओं में से कोई अपनी चाय बनवाने के लिए दहली पर बैठी रहती है, कोई बाहर खड़ी मेरे लिए बने नाश्ते को चखकर उसके स्वाद की विवेचना करती रहती है। विराम। मेरे बाहर निकलते ही सब चिड़ियों के समान उड़ जाती हैं और भीतर आते ही यथास्थान विराजमान हो जाती हैं। विराम। इन्हें आने में रुकावट न हो, संभवतः इसी से भक्तिन अपना दोनों जून का भोजन सवेरे ही बनाकर ऊपर के आले में रख देती है और खाते समय चौके का एक कोना धोकर पाक छत के सनातन नियम से समझौता कर लेती है। विराम। पैरा। मेरे परिचितों और साहित्यिक बंधुओं से भी भक्तिन विशेष परिचित हैं, पर उनके प्रति भक्तिन के सम्मान की मात्रा मेरे प्रति उनके सम्मान की मात्रा पर निर्भर है और सद्भाव उनके प्रति मेरे सद्भाव से निश्चित होता है। विराम। इस संबंध में भक्तिन की सहज बुद्धि विस्मित कर देने वाली है। विराम। पैरा। वह किसी को आकार प्रकार और वेशभूषा से स्मरण करती है और किसी को नाम के अपभ्रंश द्वारा। विराम। कवि और कविता के संबंध में उसका ज्ञान बड़ा है, पर आदर भाव नहीं। विराम। किसी के लंबे बाल और अस्त व्यस्त वेशभूषा देखकर वह कह उठती है, का ओहू कवित लिखे जानत हैं, और तुरंत ही उसकी अवज्ञा प्रकट हो जाती है। तब ऊ कुछो करही दरही ना, बस गली गली गाउत बजाउत फिरिए। विराम। पैरा। पर सबका दुख उसे प्रभावित कर सकता है। विराम। विद्यार्थी वर्ग में से कोई जब कारागार का अतिथि हो जाता है, तब उस समाचार को व्यथित भक्तिन बीता बीता भरे लड़कन का जेहल कलजुग रहा तौन रहा, अब परलय होई जाई उनकर माई का बड़े लाट तक लड़े का चाही, कहकर दिन भर सबको परेशान करती है। विराम। बापू से लेकर साधारण व्यक्ति तब सबके प्रति भक्तिन की सहानुभूति एक रस मिलती है। विराम। पैरा। भक्तिन के संस्कार ऐसे हैं कि वह कारागार से वैसे ही डरती है जैसे यमलोक से। विराम। ऊंची दीवार देखते ही वह आंख मूंद कर बेहोश हो जाना चाहती है। विराम। उसकी यह कमजोरी इतनी प्रसिद्धि पा चुकी है कि लोग मेरे जेल जाने की संभावना बता बताकर उसे चिढ़ाते रहते हैं। विराम। वह डरती नहीं, यह कहना असत्य होगा, पर डर से भी अधिक महत्व मेरे साथ का ठहरता है। विराम। चुपचाप मुझसे पूछने लगती है कि वह अपनी कई धोती साबुन से साफ कर ले, जिससे मुझे वहाँ उसके लिए लज्जित न होना पड़े। विराम। क्या क्या सामान बांध ले, जिससे मुझे वहाँ किसी प्रकार की असुविधा न हो सके। विराम। ऐसी यात्रा में किसी को किसी के साथ जाने का अधिकार नहीं है। यह आश्वासन भक्तिन के लिए कोई मूल्य नहीं रखता। विराम। वह मेरे न जाने की कल्पना से इतनी प्रसन्न नहीं होती जितनी अपने साथ न जा सकने की संभावना से अपमानित। विराम। भला ऐसा अंधेर हो सकता है। विराम। जहाँ मालिक वहाँ नौकर मालिक को ले जाकर बंद कर देने में इतना अन्याय नहीं।
पर नौकर को अकेले मुक्त छोड़ देने में पहाड़ के बराबर अन्याय है विराम। ऐसा अन्याय होने पर भक्तिन को बड़े लाट तक लड़ना पड़ेगा विराम। किसी की माई यदि बड़े लाट तक नहीं लड़ी तो नहीं लड़ी, पर भक्तिन का तो बिना लड़े काम ही नहीं चल सकता विराम। पैरा। ऐसे विषम प्रतिद्वंद्वियों की स्थिति कल्पना में भी दुर्लभ है विराम। पैरा। मैं प्रायः सोचती हूँ कि जब ऐसा बुलावा आ पहुँचेगा जिसमें न धोती साफ करने का अवकाश रहेगा, न सामान बांधने का, न भक्तिन को रुकने का अधिकार होगा, न मुझे रोकने का, तब चिरविदा के अंतिम क्षणों में यह देहातिन वृद्धा क्या करेगी और मैं क्या करूँगी। भक्तिन की कहानी अधूरी है, पर उसे खोकर मैं इसे पूरी नहीं करना चाहती। संपूर्ण विराम।